तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी यूनियन एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया वाले क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली आज हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत ही छोटे से टॉपिक्स बचे हुए थे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है अब तक। और बस हमको आज ये देखना है कि इंडिपेंडेंस के बाद में, आज़ादी के बाद में जो हमारे यहाँ स्टेट्स का गठन हुआ है, स्टेट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उनका टाइमलाइन क्या है और जो कमेटीज 3 बनी हुई थी उनके विषय में थोड़ी बहुत चीज़ों को हमको जानना है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 15-20 मिनट की चीज़ें ही हैं, तुरंत हमारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और उसके बाद हम लोग अपना फ्रेश लेक्चर एक स्टार्ट करेंगे, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, मौलिक अधिकारों का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे मेंस चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिए, चाहे एक जनरल थिंकिंग की बात कर लीजिए, हर जगह वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहेगा। ठीक है। लेकिन वहां तक फंडामेंटल राइट से पहले पहुंचने से पहले हम लोग यूनियन एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया को खत्म करते हैं। कुछ लोग को जैसे डाउट हो सकता है कि हमारा सिटीजनशिप का भी चैप्टर है बीच में यूनियन टेरिटरीज के बाद में, तो सिटीजनशिप का जो हमारा चैप्टर है उसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे ही हैं, वो प्री के अकॉर्डिंग उसको हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएगा, डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में एक दिन में आधे घंटे में कवर कर लेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी उसके जो प्रोविजंस थे जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, कुछ लोग भारत में रह गए थे, तो उसके संबंध में किस डेट से क्या रहेगा, क्या प्रोविजंस रहेंगे उस पे है। और समय समय पर भारत की सरकार ने अपने जो पार्लियामेंट ने जो नियम रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि किस तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त की जा सकती है, किस तरह से इंडिया की सिटीजन खो सकती है, खो सकता है कोई पर्सन, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। सिटीजनशिप से रिलेटेड जैसे सीए जैसे जो टॉपिक हैं वो हमारे ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में भी कवर होते हैं, तो हम उसको वहां पर कवर कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्टेट क्रिएटेड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटीज। तो देखिए, एक चीज जिसके बारे में हम बात करें, जब भारत देश आजाद हुआ तो लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और उनमें से कुछ लोग चाह रहे थे कि एक लैंग्वेज अगर है तो एक स्टेट भी रहे। मतलब अगर कोई तमिल ने बोलने वाला स्टेट है तो उनका तमिल लैंग्वेज होना चाहिए, गुजराती बोलने वाला होना चाहिए तो गुजराती स्टेट होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी डिमांड आ रही थी। तो सरकार ने क्या किया, कुछ कमिटीज का गठन किया। मेनली 3 कमेटी है इसमें। एक है एसके धर्स कमेटी, दूसरी है हमारी है जेवीपी कमेटी और तीसरी है फजल अली कमेटी। ठीक है। इनके आधार पर ही अगर हम कहें तो स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन कहें तो वो किया गया। सबसे पहले जून 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में प्रेसिडेंसी में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसको ये कहा गया कि बताइए कि क्या लैंग्वेज के आधार पर, क्या लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को फॉर्म किया जाए, स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जाए, या फिर कुछ उसका और बेस होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी स्टडी की और बहुत ही जल्दी इन्होंने अपना एक वर्डिक्ट दिया या फिर अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं करना चाहिए, आपको भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। आपको अगर गठन करना है राज्यों को तो आपको बेटर गवर्नेंस पर जाना चाहिए, बेटर गवर्नेंस, अभिशासन के मुद्दे पर जाना चाहिए कि किस तरीके से आप चीजों को कवर कर सकते हैं गवर्नेंस के आधार पर, बेटर गवर्नेंस उनको मिल सके राज्यों में, आप प्रशासनिक सुविधाओं को अच्छे तरीके से लोगों तक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, इस तरीके से आप वहां पर पहुंचा सकें। और इन्होंने जो लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला था इसको पूरी तरीके से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो एसके धर ने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर आप करिए, गवर्नेंस के आधार पर करिए, लिंग्विस्टिक आधार पर ना करिए। तो ये हो गई कौन सी बात, एसके धर की। लेकिन लोग तो अड़े हुए थे कि नहीं भैया, होना चाहिए लैंग्वेज के आधार पर ही होना चाहिए। फिर क्या हुआ, जेवीपी कमेटी बनाई गई, जिसमें सबसे जो प्रमुख नेता थे वो लिए गए कौन, जे से जवाहरलाल नेहरू थे, वी से वल्लभ भाई पटेल जी थे और पी से पट्टाभी सीतारामैया जी थे। तो इनकी कमेटी भी बनती है कहां पर, 1948 में जयपुर के सेशन में बनी थी, कांग्रेस के जयपुर के सेशन में ये कमेटी बनी। और इनसे भी कहा गया कि ठीक है आप बताइए। तो इन्होंने भी क्या कहा कि इन्होंने लिंग्विस्टिक को पूरी तरीके से रिजेक्ट तो नहीं किया, लेकिन इनका भी ओवरऑल यही कहना रहा कि जो
नए स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, जो नए स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू पे होना चाहिए। आपको नागरिकों को सुविधाएं देनी है, स्कीम्स पहुंचानी है, उनकी सुरक्षा करनी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टेट्स का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो इनका भी यही कहना रहा, लेकिन इससे हमारी जो जनता थी वो सहमत नहीं हो रही थी कई जगहों के, खास तौर पे आंध्र प्रदेश में विरोध चलता रहा। और यहाँ पर एक कार्यकर्ता हुआ करते थे श्री रामुलु करके, उनका काफी विरोध चल रहा था। उन्होंने 53 डेज तक का अपना एक रखा, अपना एक आमरण अनशन रखा, और स्ट्राइक के बाद में उनके आमरण अनशन के कारण उनकी डेथ भी हो जाती है, जिसके बाद में सरकार को झुकना पड़ता है। और सरकार ने तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर 1953 में एक गठन कर दिया, क्या, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर, लैंग्वेज आधार पर, लिंग्विस्टिक आधार पर सबसे पहले गठन होने वाला एक स्टेट है। अगर कभी पूछा जाए कि भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक आधार पर सबसे पहले किस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, तो अक्टूबर 1953 में स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन मैटर तो सॉल्व हो नहीं रहा था, तो फिर से क्या किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, एक और कमेटी बनाई। और इस कमेटी में फजल अली जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, इनको एच एन कुंजरू, के एम पनिक्कर, इन लोगों को मिलाकर के एक कमेटी बनाई गई। एच एन कुंजरू, पीएम के एम पनिक्कर और फजल अली, जिसको फजल अली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1954 में अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने 1954 में रिपोर्ट दी, नहीं, 1950 दिसंबर 53 में इनका शुरुआत हुआ था, और 54 से इन्होंने अपना एक बातचीत शुरुआत की, और 1955 में फाइनली इन्होंने रिपोर्ट दी कि हाँ ठीक है आप करिए। और इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। क्या बताए? इन्होंने क्या किया कि आपको देश की यूनिटी और कंट्री की सिक्योरिटी को प्रेफरेंस रखना चाहिए, भाषाई और कल्चरल होमोजेनिटी को बनाए रखना है, उनकी डाइवर्सिटी को देखते हुए कि हर स्टेट की अलग एक अपनी लैंग्वेज है, हर क्षेत्र की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, उसकी डाइवर्सिटी को देखते हुए उसमें होमोजेनिटी बनी रहे, इस तरीके से भाषाएं, संस्कृति, जो भी विविधताएं हैं उसको कंसीडर करिए और एक रूपता उसमें ले आइए। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को भी साथ में रखिए, और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट। तो इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहा ही कहा, साथ में लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। तो इनका दोनों पर भी फोकस था, और यही एक लास्ट कमेटी थी जिसके बाद स्टेट्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ। सबसे पहले 1956 से स्टेट का फॉर्मेशन शुरू किया जाता है। ठीक है, तो कुछ टाइमलाइंस हैं जिसको हमको जानना होता है कि कब किस स्टेट का गठन हुआ है, किस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन मैच कराने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एस के दर समिति की बात की है वही है। इस समिति ने पहली नजर में यह खारिज कर दिया कि राज्य पुनर्गठन का आधार भाषा हो सकता है, लिंग्विस्टिक आधार पर इन्होंने कैंसिल कर दिया। बल्कि इस कमेटी ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की। इन्होंने क्या कहा कि स्टेट्स का रीअरेंजमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन ऐसे करिए कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुविधाएं बनी रहें। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया को लेकर ये कमेटी बनी। इन्होंने भी भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक आधार पर, लैंग्वेज आधार पर मना किया पूरी तरीके से। और इन्होंने साथ में क्या कहा, इन्होंने भी वही एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। श्री रामुलु के 56 डेज के उपवास के बाद में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद में 1953 में, अक्टूबर 1953 में तमिल से तेलुगु को अलगाव करते हुए आंध्र प्रदेश नामक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1953 में फजल अली कमेटी बनी होती है। इसने एक भाषा एक राज्य की संकल्पना को खारिज कर दिया, जो भारतीयता की भावना के विरुद्ध थी। इन्होंने कहा हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखनी है, देश की जो भी विविधताएं हैं उसको कंसीडर करना है। भाषाई एवं सांस्कृतिक एकता, प्रशासनिक सुविधा, लोक कल्याण की नीतियों का निर्माण, क्रियान्वयन और वित्तीय एवं आर्थिक नीतियों के संचालन की बात की। और इस आधार पर इन्होंने कहा कि आप स्टेट्स का फॉर्मेशन करिए। ठीक है, इसी तरीके से स्टेट्स का फॉर्मेशन शुरू किया गया, अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाल ही में लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को बनाया गया था यूनियन टेरिटरी को।
वो तो आपको पता ही है। हम लोग लेकिन शुरुआत करते हैं किस तरीके से महाराष्ट्र का और गुजरात से फॉर्मेशन से शुरुआत होता है। महाराष्ट्र एंड गुजरात, बॉम्बे जो था उसमें जो मराठी बोलने वाले भाषा वाले लोग थे, वहां से क्या किया गया, महाराष्ट्र बना दिया गया। और जो गुजराती बोलने वाले लोग थे, वहां से बना दिया गया गुजरात। ठीक है, बॉम्बे और गुजरात बना दिया गया। दादरा एंड नगर हवेली 1961 में, ठीक है, पहले ये पुर्तगीज के टेरिटरी में होते थे, पुर्तगीज के क्षेत्र में थे, लेकिन 1961 में इनको एक यूनियन टेरिटरी की तरह से कंसीडर किया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया, तो याद रखिएगा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सबसे पहले महाराष्ट्र बनाया गया, फिर गुजरात बनाया गया, उसके बाद 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या किया गया, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दादरा एंड नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, और महाराष्ट्र और गुजरात को कब किया गया है, 1960 में, और इसको कब किया गया, 1961 में। फिर गोवा, दमन और दीव, ये भी पुर्तगीज टेरिटरी में थे, इनको भी भारत में जब शामिल किया गया तो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1962, और इनको भी यूटी का दर्जा दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी का, गोवा, दमन एंड दीव का भी। ठीक है, तो गोवा पहले स्टेट नहीं बना था, गोवा पहले क्या बना था, यूटी बना था। महाराष्ट्र, गुजरात, फिर हमारा दादरा नगर हवेली, फिर गोवा, फिर दमन और दीव, ये क्या हुए, यूटी। उसके बाद आता है पौंडीचेरी का, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और पौंडीचेरी को भी क्या बना दिया गया, यूटी बनाया गया। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, लिस्ट वन दे देगा, लिस्ट टू दे देगा। ठीक है, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इधर आपका दे दिया, यहाँ पे पौंडीचेरी दे दिया, इधर आपका गोवा दे दिया, इधर दमन एंड दीव दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्या करेगा कि आप मैच कराइए। ठीक, दमन दीव और दादरा एंड नगर हवेली को भी मान लीजिए, क्योंकि दमन दीव तो गोवा साथ में बने थे, दादरा एंड नगर हवेली दे दिया। तो अब आपसे क्वेश्चन कर देगा, इधर मान लीजिए ए बी सी, ये 1 2 3, A2 B1 C3, इस तरीके से चार ऑप्शन बना देगा और आपसे पूछेगा कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, इसलिए टाइमलाइन को याद रखिएगा। नागालैंड 1963 में बनता है क्या, असम के कुछ पोर्शंस को अलग किया गया, नागालैंड एक्ट 1962 के द्वारा नागालैंड स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के बाद जो स्टेट नया बना था कौन सा बना, नागालैंड बना। ये 1963 की बात है, 1963, और ये दोनों 1960। उसके बाद आता है हरियाणा का नंबर। पंजाब से जो हरियाणवी एक क्षेत्र था, हरियाणा भाषा वाले जो थे और पंजाब भाषा वाले जो थे, उनको अलग करके पंजाब एक पंजाब रिकंसिडरेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ले आया गया 1966 में। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पंजाब और हरियाणा दो नए स्टेट्स बनाए गए, पंजाब और हरियाणा। हरियाणा को अलग किया गया, पंजाब को अलग किया गया, कब, 1966 में। फिर क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश 71 में ये भी आ गया। ठीक है, ये 71 में इसका भी गठन कर दिया गया स्टेट के रूप में। मेघालय 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया और इसको भी बाद में 70 इस स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर आया मणिपुर और त्रिपुरा, इनको भी किया गया स्टेट का दर्जा। कर्नाटक, पहले जो मैसूर के क्षेत्र नाम से जाना जाता था, उसको भी क्या किया गया, कर्नाटक एक अलग स्टेट के नाम से कर दिया गया। फिर सिक्किम को भारत में शामिल किया गया 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, इसको भी पहले 35th के द्वारा लाया गया, 36 के द्वारा स्टेट बना दिया गया। ठीक है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, कर्नाटक, फिर सिक्किम। तो ये एक टाइम लाइन है जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मिजोरम 86 के बाद एक्ट लाया गया और 87 में बना। अरुणाचल प्रदेश फिर आया, फिर गोवा को यूनियन टेरिटरी से फाइनल क्या बना दिया गया, स्टेट बना दिया गया। उसके बाद 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, यूपी एमपी से अलग करके, यूपी से अलग करके उत्तराखंड का गठन हुआ और बिहार से अलग करके
झारखंड का गठन किया गया। ठीक है, तो ये 3 और स्टेट बने और लास्ट में 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। फिर फर्दर 2019 में आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया 2019 में। दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव जो अलग अलग यूटीज थे, इनको एक कर दिया गया और उनको एक यूटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, जो कि 2020 से इफेक्ट में आया, जो 2020 से इफेक्ट में आया। 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन एक तरीके से नाम परिवर्तन किया गया। पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, फिर अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाने लगा। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु से परिवर्तित कर दिया गया नाम में। ठीक है, 1973 में मैसूर को कर्नाटक नाम से परिवर्तित किया गया। तो इसको भी, ये सब चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, याद करिएगा। ठीक है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप को लक्षद्वीप नाम से 1973 में कर दिया गया। दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1991 के अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक, 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया और पौंडीचेरी का नाम बदल करके पुडुचेरी कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया। तो इस तरीके से इन स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया। रिवाइज कर ले अगर, धर कमेटी का गठन कब हुआ है? धर कमेटी का गठन जून 1948 में हुआ है। रिपोर्ट दिसंबर 1948 में आई है। जेवीपी 1948, रिपोर्ट अप्रैल 1949। फजल अली दिसंबर 1953, रिपोर्ट 1955। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि आप 16 स्टेट्स बनाइए और 3 यूटी बनाइए। 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी बनाई। किसने कहा? फजल अली ने कहा। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाई गई। कितने? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया, उसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। ठीक है, उसके बाद फिर से वही टाइमलाइन की बात अगर हम करते हैं कि कौन सी कमेटी, कौन सा राज्य, तो 1960 में आपको पता ही है कौन कौन से बने, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर आपका 1961 में क्या था? गोवा, दादरा एंड नगर हवेली क्या बने थे? यूटी। नहीं, गोवा यहाँ पे नहीं था। ठीक है, यहाँ पे गोवा तो 1963 में आया था। ठीक है, नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के क्षेत्र को मिलाकर के स्टेट बना 16th। हरियाणा 1966 में बना। चंडीगढ़ उसी समय यूटी बना। यह गठन शाह आयोग की कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। तो पंजाब रिकंसिडरेशन एक्ट शाह आयोग की रिकमेंडेशन पर हुआ था। 1971 में हिमाचल प्रदेश, 72 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। सिक्किम 75 में। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 2014 में तेलंगाना और प्रेजेंट में दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव को मर्ज कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूटी 2019, ये 19 में, ये 20 में इफेक्ट में आ गया। ठीक है, तो ये थी कहानी किसकी? ये थी यूनियन टेरिटरीज की। जो भी चीजें थी, बंबई को पृथक करके 2 राज्यों मराठी भाषा महाराष्ट्र, गुजराती भाषा गुजरात कर दिया गया। गुजरात 15th स्टेट था क्योंकि 14th पहले बना दिए गए थे। दादरा एंड नगर हवेली 1961 में 10th के द्वारा। गोवा दमन दीव 12th में। ठीक है, पुडुचेरी 9 को 14th के द्वारा यूटी बनाया गया। तो यहाँ पर हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब आप लोग के जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा। ये टाइमलाइंस थोड़ा सा लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम से बहुत सारी सब मर्ज हो जाती हैं जल्दी जल्दी में, कंफ्यूजिंग में। ये सब फैक्चुअल डाटा हैं जो आपको खुद याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। और अब हम कल फंडामेंटल राइट्स का अपना चैप्टर शुरू